हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके हिसाब से कैसे हो सब लोग। होप सो सब अच्छा होगा। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलो, होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा। प्रीवियस वीडियो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर बनाया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैंने जो भी 5 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं वो सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया था। साथ में मैंने आपसे कहा था उसके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और भी मैंने एक बात कही थी आपसे कि वो नोट्स आप तब तक ही पढ़ोगे जब तक आपके कॉलेज से आपका एमसीक्यू नहीं आ जाए। एक बार आपके कॉलेज ने आपको एमसीक्यू दे दिया, बस अब आपको कॉलेज वाला ही एमसीक्यू पढ़ना है, ठीक है। वैसे हम लोग ये लेक्चर देख क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है लेक्चर देखने का। आंसर सुनो, आपको तो एमसीक्यूज़ आने वाला है एग्ज़ाम में, आपको तो एमसीक्यूज़ आने वाला है एग्ज़ाम में, लेकिन एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के लिए चैप्टर्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो किसका था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ये वीडियो किसके लिए है, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। तो कॉस्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं आपकी, जितने मतलब 5 चैप्टर है। कौन कौन सा, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, स्टैंडर्ड, मार्जिनल। ये पाँचों के पाँचों चैप्टर्स में क्या पढ़ा था, उसका क्या कंसेप्ट था, क्या थ्योरी था, वो डिस्कस करेंगे। सो दैट जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे या एमसीक्यूज पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो, सबसे पहले कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स मैं आपको नहीं दूंगा। मैंने क्या कहा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स मैं आपको नहीं दूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, नोट्स क्यों नहीं दोगे। अरे आपके कॉलेज से आपका एमसीक्यू का नोट्स आ गया है। रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके कॉलेज ने आपको एमसीक्यू का नोट्स दे दिया है, तो आप पूरा लेक्चर देखोगे, और फिर वो एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो अब सिंपल हो जाएगा समझना। क्योंकि एक बार माइंड में आ जाएगा कि क्या चैप्टर है, तो सम सॉल्व करना या एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। सम वैसे सॉल्व नहीं करना है, खाली एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। ये चैप्टर में पढ़ा क्या था आपने, सिंपल आपने जनरल एंट्रीज सीखा था। जनरल एंट्रीज के बाद आपने लेजर बनाया हुआ था, यही किया था ना आपने। कितने टाइप्स के आ सकते हैं, 2 टाइप के आ सकते हैं। एक आ सकता है इंटीग्रेटेड और एक आ सकता है नॉन इंटीग्रेटेड। 2 सिस्टम से आपने ये सीखा होगा, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड। सर मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड का, ध्यान से सुनना। एमसीक्यूज में भी जब आएगा तो वहाँ लिखा होगा इंटीग्रेटेड में क्या एंट्री होगी, नॉन इंटीग्रेटेड में क्या एंट्री होगी। ध्यान से सुनो, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में फिर से आ जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिर से आ जाना चाहिए। तो ध्यान से देखना, एक भी वर्ड मिस मत करना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सुनो ध्यान से, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में फ़र्क क्या है। देखो, नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग। मतलब कॉस्टिंग अलग कॉस्ट अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है। इसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है उसको कौन सा सिस्टम अपनाना है, इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता है, उस कंपनी का, से मेरी एक कंपनी एबीसी कंपनी लिमिटेड, मैंने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, नॉन इंटीग्रेटेड। तो क्या होगा, मेरे कंपनी का जो भी फाइनेंस रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो कौन रिकॉर्ड करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और जो मेरा कॉस्टिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो कौन रिकॉर्ड करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट। ये अपने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे और फिर आप उसको रिकनसाइल करोगे। फिर क्या करोगे, आप इसको तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन ज़रूरत होती है। मतलब अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम से आपने अगर अपनी अकाउंटिंग की हुई है तो दोनों का रिकन्सिलेशन ज़रूरी होता है। अगर रिकन्सिलेशन नहीं करना है, फटाफट से एक ही काम करना है, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम। अच्छा, इंटीग्रेटेड सिस्टम से अगर मैंने अपनी अकाउंटिंग की तो कौन करेगा सर आपके कंपनी में, आंसर या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो सीएमए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो सीएमए मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। तो इंटीग्रेटेड से क्या होता है, नॉन इंटीग्रेटेड। देखो दोनों में बहुत एक फ़र्क है, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में बस एक फ़र्क है। जहाँ जहाँ जीएलए है, जीएलए मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट, आपने सुना है, इसके और भी नाम होते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, नॉमिनल लेजर कंट्रोल। तो ये 3 नाम होते हैं। बेसिकली जब आपने अपने ट्यूशन में सीखा होगा इसको, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट से सीखा होगा या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल से सीखा होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल, दोनों एक के ही अलग अलग नाम है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है, बाकी पूरी एंट्री सेम होती है। नॉन इंटीग्रेटेड में यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं, जीएलए अकाउंट या फिर सीएलसी अकाउंट।
नॉन इंटीग्रेटेड में हम लोग कैश या फिर क्रेडिटर यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग रियल पर्सनल अकाउंट ओपन करते हैं, यहाँ पे रियल पर्सनल अकाउंट ओपन नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो फटाफट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटीग्रेटेड में रियल पर्सनल अकाउंट के साथ करते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड में रियल पर्सनल अकाउंट के साथ नहीं करते। यहाँ पे GLA अकाउंट एक यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक फिक्टिशियस अकाउंट होता है जो अपन अकाउंट्स को बैलेंस करता है, टैली करता है, उसके लिए हम लोग GLA अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। समझो, एंट्री स्टार्ट करूँ मैं? एंट्री स्टार्ट करूँ, चलो देखो पहले मटेरियल रिलेटेड एंट्रीज। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना बहुत बेसिक एंट्रीज लिखी हुई है, मतलब आपके काम का जो भी आपने बीकॉम लेवल पे सीखा सारे एंट्रीज यहाँ पे है, सारे एंट्रीज बोर्ड पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल पे जितनी भी एंट्रीज आती है सारे एंट्रीज हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। आपको एंट्रीज बाहर कर लो। सर बाहर करके क्या फ़ायदा, सम तो करना ही नहीं है। अरे MCQs में आता है, क्या आएगा MCQs में? इफ़ परचेज ऑफ मटेरियल इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम डैश अकाउंट इज डेबिटेड, तो आपको पता होना चाहिए स्टोर लेजर कंट्रोल डेबिटेड होगा। समझ में आ रहा है? इसके लिए एंट्री आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको एंट्री यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, ये जितनी भी एंट्रीज है पांचों किससे रिलेटेड है? मटेरियल, मतलब डायरेक्ट मटेरियल अपना बेसिकली। परचेज ऑफ मटेरियल, जब आप मटेरियल खरीदोगे, देखो एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, जब भी मटेरियल आपके पास आएगा, ध्यान से सुनो, जब भी मटेरियल आपके पास आएगा, सर मटेरियल कब कब आता है? अरे जब आप खरीदोगे तो आएगा, जब आपके स्टोर से भेजोगे तब आएगा, मतलब जब जब मटेरियल आपके पास आएगा आपका स्टोर लेजर बढ़ना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? जब जब मटेरियल आपके पास आएगा आपका स्टोर लेजर बढ़ना चाहिए, और जब जब मटेरियल आपके पास से जाएगा आपका स्टोर लेजर डाउन होना चाहिए। तो देखो, जब आप परचेस करोगे मटेरियल तो स्टोर लेजर मटेरियल बढ़ेगा, तो स्टोर लेजर को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। आपको इतना तो पता है ना कि बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, माइनस करने के लिए क्रेडिट करते हैं, ठीक है। देखो, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं शॉर्टकट्स यूज़ करूँगा, आपको फुल फॉर्म पता है ना, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। तो देखो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, इसके बदले कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड में देखो खाली कहाँ चेंज है? जहाँ GLA चेंज है। इंटीग्रेटेड में अगर आप उन मटेरियल खरीदेंगे और कैश दे दिया तो स्टोर लेजर टू कैश, कैश नहीं दिया तो स्टोर लेजर टू क्रेडिटर, हाँ या ना? अगर क्रेडिट पे खरीदा तो स्टोर लेजर टू क्रेडिटर, और कैश दिया तो स्टोर लेजर टू कैश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बोलो, परचेज ऑफ मटेरियल क्या है? नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब सर इधर रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं आने, रियल पर्सनल नहीं आने वाला है, नॉमिनल। देखो ये सारे नॉमिनल ट्रीट करते हैं हम लोग, ये सब जो अकाउंट है ना नॉमिनल होता है, ठीक है। बोलो फटाफट से, मटेरियल खरीदो क्या होगा? सेल्स। परचेज बढ़ेगा मतलब मटेरियल बढ़ेगा, मटेरियल बढ़ेगा तो क्या डेबिट करना है? एस से स्टोर लेजर कंट्रोल, SLC टू GLA अकाउंट। एंट्री समझ में आया? याद कैसे रखना है? ट्रिक क्या दिया मैंने? सर जो भी बढ़ेगा उसको डेबिट करो, जो भी कम होगा उसको क्रेडिट करो, जो भी बढ़ेगा उसको डेबिट करो, जो भी कम होगा उसको क्रेडिट करो। मटेरियल खरीदोगे तो क्या बढ़ेगा? सर मटेरियल बढ़ेगा, मटेरियल बढ़ेगा तो क्या डेबिट करना है? SLC डेबिट करना है, ठीक है। चलो, रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, अपने पास मटेरियल पड़ा था, आप उन्हें प्रोडक्शन के लिए दे दिया, मतलब फैक्ट्री में दे दिया, तो अपने पास से मटेरियल कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। तो ये देखो, WIP अकाउंट डेबिट टू SLC। WIP लेजर कंट्रोल, इसका पूरा नाम क्या है? WIP लेजर कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। सर स्टोर लेजर क्रेडिट क्यों हो रहा है? अभी मैंने बोला मटेरियल बढ़ेगा तो डेबिट कर दो, मटेरियल कम होगा तो क्रेडिट कर दो। आप अपने पास से प्रोडक्शन के लिए दे दिया आपने, आप अभी कहाँ पे हो? स्टोर में हो, आपने दे दिया प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री में। समझ में आ रहा है? माल पहले आता है खरीद के स्टोर में, स्टोर से जाता है फिर फैक्ट्री में, जितना लगता है वहाँ एज पर रिक्वायरमेंट आप उन भेजते हैं, तो अपने पास से गया ना, तो स्टोर लेजर क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सेम एंट्री WIP टू SLC, मतलब जहाँ पे इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में फ़र्क कहाँ होता है? जहाँ पे पेमेंट देना होता है या फिर जहाँ पे पेमेंट लेना होता है। क्या बोल रहा हूँ? जहाँ पेमेंट देना है और पेमेंट लेना है वहाँ पे आप थोड़ा सा फ़र्क देखोगे। जैसे जहाँ फ़र्क था, अरे परचेज़ करोगे तो पेमेंट देना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे था, यहाँ देखो दोनों जगह पे सेम एंट्री है। रॉ मटेरियल इशूड करोगे तो यहाँ पे तो कुछ पेमेंट लेना देना नहीं है, स्टोर से उठा के सीधा कहाँ देना है आपको? फैक्ट्री में देना है। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है। क्या एंट्री आएगी? बोलो WIP टू SLC। याद रखने का ट्रिक बताया मैंने। नेक्स्ट, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। ध्यान से देखो, परचेज करोगे तो मटेरियल बढ़ेगा, एरो क्या है? मतलब एकदम उल्टा, मटेरियल रिटर्न किया सप्लायर को। सप्लायर कौन? अरे जहाँ से खरीदा था वो सप्लायर, आपने मटेरियल वापस कर दिया उसको। अच्छा, मटेरियल वापस करोगे तो मटेरियल क्या होगा? जल्दी बोलो, मटेरियल क्या होगा? सर मटेरियल डाउन होगा, तो कहाँ होना चाहिए? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होना चाहिए। तो देखो SLC कहाँ पे? क्रेडिट में, और डेबिट में क्या आएगा? GLA। देखो एकदम अपोजिट, खरीदा था तो SLC टू GLA, और जब रिटर्न कर दिया तो GLA टू SLC। समझ में आ रहा है कि नहीं है? बेसिक। यहाँ पे देखो इसका उल्टा कर दिया, कैश वापस आ जाएगा रिटर्न करोगे तो, अगर कैश में खरीदा है तो कैश टू SLC, और अगर उधार में खरीदा है तो क्या होगा? क्रेडिटर डाउन हो जाएगा। क्रेडिट करते हो तो क्रेडिटर अप हो जाता है, डेबिट करते हो तो क्रेडिटर डाउन हो जाता है, तो क्रेडिटर टू SLC। समझ में आ रहा है? बोलो फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया?
नेक्स्ट इशू ऑफ मटेरियल फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। इशू फॉर मटेरियल, इशू ऑफ मटेरियल मतलब आपने मटेरियल दे दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहाँ होता है? फैक्ट्री के अंदर होता है। तो ध्यान से देखो, आपके पास से मटेरियल गया कि नहीं गया? मटेरियल गया, तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू एसएलसी अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू एसएलसी, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा बढ़ेगा, और एसएलसी क्रेडिट क्यों? क्योंकि आपके पास से मटेरियल गया। देखो यहाँ पे सेम है, फैक्ट्री ओवरहेड टू एसएलसी। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर, यहाँ देखो जब आपने इशू किया था स्टोर से इशू किया था कहाँ पे? प्रोडक्शन करने के लिए, तो WIP टू SLC। वहाँ से प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ से वापस माल आ गया स्टोर में। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ से माल वापस आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्टोर से जहाँ प्रोडक्शन फैक्ट्री में गुड जा रहा है, क्यों सर? वहाँ प्रोडक्शन करना होगा उसके लिए, वहाँ से माल वापस क्यों आएगा? अरे ध्यान से सुनो, आपने ज़्यादा माल यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ से आपने ज़्यादा माल भेज दिया वहाँ पे, तो एक्सेस वापस आ जाएगा ना। जो एक्सेस वापस आएगा तो मटेरियल फिर से बढ़ जाएगा। मटेरियल बढ़ा तो SLC क्या करना है? डेबिट करना है। तो SLC टू WIP, देखो ये दिख रहा है, इसका एकदम उल्टा, SLC टू स्टोर लेजर टू WIP, स्टोर लेजर टू WIP। समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे, ध्यान से। क्लियर है? आगे बढ़ूँ। वीडियो को आप चाहिए तो एक बार फिर से देखना, 1 2 बार 3 बार देख डालो वीडियो को, पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक एक चीज़ 4 4 बार रिपीट करूँगा, वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप ही वीडियो को 3 4 बार देख लो, ठीक है? ट्रिक क्या है बोलो? सर मटेरियल बढ़ेगा तो SLC डेबिट, मटेरियल कम होगा तो SLC डाउन। ठीक, नेक्स्ट वेजेस। वेजेस डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, दोनों ही जब पे करोगे, जब दोनों ही पे करोगे तो एंट्री वेजेस टू GLA और यहाँ पे वेजेस टू कैश। यहाँ पे वेजेस डेबिट क्यों किया सर? खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट करना पड़ेगा ना, टू GLA। यहाँ पे इंटीग्रेटेड में कैश जाएगा आपके पास, इंटीग्रेटेड में आप मालूम है ना, आप रियल पर्सनल अकाउंट ओपन करते हो, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वेजेस टू कैश क्यों? क्योंकि वेजेस खर्चा बढ़ा, कैश कम हुआ, तो किसके लिए? कैश क्रेडिट में आया, बराबर है ना। वेजेस पे करो, चाहे डायरेक्ट वाला चाहे इनडायरेक्ट वाला। एंट्री बोलो फटाफट। तो यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ वेजेस लिखा है, आपको पता है ना पूरा नाम क्या है इसका? वेजेस कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। हर नाम के आगे कंट्रोल वर्ड होता है, हर नाम के आगे देखो मैंने यहाँ कहीं कंट्रोल नहीं लिखा है, स्पेस की कमी थी, हर नाम के आगे कंट्रोल वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो वेजेस टू GLA, वेजेस टू कैश। डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। डायरेक्ट वेजेस किसको चार्ज होता है? आपको पता है, प्रोडक्शन को चार्ज होता है। तो क्या एंट्री आएगी? WIP टू वेजेस, WIP टू वेजेस, देखो सेम है। इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, तो एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वेजेस, वेजेस कंट्रोल वेजेस। सर ये एंट्री का लॉजिक क्या है? ध्यान से सुनो। जब भी कोई चीज़ प्रोडक्शन को चार्ज करोगे, जब भी कोई चीज़ प्रोडक्शन को चार्ज करोगे, ट्रिक समझना, WIP को डेबिट करते हैं। देखो रॉ मटेरियल किसको चार्ज करते हो? प्रोडक्शन को, तो WIP डेबिट हो गया। डायरेक्ट वेजेस भी किसको चार्ज करते हो? प्रोडक्शन को, तो WIP डेबिट हो गया। समझ में आ रहा है? अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनडायरेक्ट वेजेस किसको चार्ज करते हो? फैक्ट्री को, तो कौन सा खर्चा बढ़ता है? फैक्ट्री का खर्चा बढ़ता है। तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर दिया। समझ में आ रहा है? बोलो फटाफट, समझ में आ रहा है? ठीक है। वेजेस पे करोगे तो वेजेस टू GLA, वेजेस टू कैश। चार्ज करोगे, डायरेक्ट वेजेस चार्ज किसको करते हो? प्रोडक्शन को। ये बात ध्यान रखना, डायरेक्ट वेजेस किसको चार्ज करते हो? प्रोडक्शन को। इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री को, जनरली फैक्ट्री को। लेकिन अगर इनडायरेक्ट वेजेस आपने सेलिंग के लिए या फिर ऑफिस के लिए दिया है तो फिर अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं, लेकिन जनरली फैक्ट्री के लिए इनडायरेक्ट वेजेस दिया जाता है, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं आपसे समझा रहा हूँ डायरेक्ट वेजेस अगर आप चार्ज कर रहे हो प्रोडक्शन को, क्या एंट्री पास करोगे? WIP टू वेजेस, WIP टू वेजेस, WIP टू वेजेस। अगर इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज कर रहे हो फैक्ट्री को, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज कर रहे हो ऑफिस को, तो ऑफिस टू वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस अगर चार्ज कर रहे हो सेलिंग को, सेलिंग ओवरहेड टू वेजेस। समझ में आया? ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी फटाफट से, ट्रिक समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करोगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस टू GLA, डायरेक्ट एक्सपेंस टू क्या? सेम एंट्री है ना। देखो जब पे करोगे, चाहे वेजेस पे करो चाहे एक्सपेंस पे करो, तो वेजेस पे किया तो वेजेस टू GLA, एक्सपेंस पे किया डायरेक्ट एक्सपेंस तो डायरेक्ट एक्सपेंस टू GLA। देखो सेम एंट्री है कि नहीं है? नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज। डायरेक्ट एक्सपेंस भी किसको चार्ज करते हो? ध्यान रखना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों के तीनों। अरे कॉस्ट शीट याद है ना, सेम 5 में पढ़ा था आपने। कॉस्ट शीट रिमाइंड करो फटाफट से। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो तीनों ऐड का प्राइम कॉस्ट आता था, याद है ना। तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर की तीनों चीज़ें किसको चार्ज करते हो? WIP को। याद रखना, भूलना मत। क्या बोल रहा हूँ मैं? प्राइम कॉस्ट के ऊपर तीनों चीज़, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने डायरेक्ट वर्ड यूज़ किया। तीनों किसको चार्ज करोगे? WIP को। तो देखो WIP टू डायरेक्ट एक्सपेंस, WIP टू डायरेक्ट। देखो
मटेरियल को जब चार्ज किया था तो WIP टू SLC किया था, मतलब WIP को चार्ज किया था ना, डेबिट किया था। यहाँ भी देखो WIP को डेबिट किया, यहाँ भी देखो WIP को। तो जब भी चार्ज करते हो कोई भी चीज़ प्रोडक्शन को, तो किसको डेबिट करने का भाई? WIP को डेबिट करने का। किसको डेबिट करने का? WIP को। डन। 3 शॉर्टकट्स दिए मैंने अभी तक। पहला, मटेरियल बढ़ेगा, मटेरियल किसी भी केस में बढ़ा आपके पास, किसको डेबिट करोगे? SLC को डेबिट करोगे। मटेरियल कम हुआ, कम कभी होगा जब आपके पास से जाएगा, SLC को क्रेडिट करोगे। ठीक है सर। कोई भी चीज़ चार्ज हो रही है प्रोडक्शन को, कोई भी चीज़ चार्ज हो रही है प्रोडक्शन को, कोई भी चीज़ मतलब ये 3 चीज़, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट, किसको डेबिट करोगे? WIP को। और किसको क्रेडिट करोगे? सर जो आइटम है वो, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज कर रहे हो तो WIP डेबिट फिक्स है, तो क्रेडिट में क्या आएगा? अरे जो चार्ज हो रहा है उसी का नाम आएगा। समझ में आया? ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ याद करने के। क्या पता एंट्री सबके पास होगा, लेकिन रट्टा मारना बहुत मुश्किल होता है ना, सारा कैसे रट्टा मारोगे? तो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स पे करोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू GLA, वहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो कोई भी खर्चा पे करोगे ना, देखो ध्यान से सुनो, कोई भी खर्चा हो, चाहे वो मटेरियल का हो, चाहे वो वेजेस का हो, चाहे एक्सपेंस का हो, चाहे फैक्ट्री का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे सेलिंग का हो, मैंने बोल दिया, एक वर्ड में ख़त्म कर दिया। कोई भी खर्चा जब पे करते हो, मैं बोल रहा हूँ कोई भी खर्चा जब पे करते हो तो खर्चा डेबिट में आता है, कैश क्रेडिट में आता है। इंटीग्रेटेड में, नॉन इंटीग्रेटेड में खर्चा डेबिट में आता है, क्रेडिट में GLA आ जाता है। देखने का है, यहाँ देखो ये वाली एंट्री बराबर है, यहाँ देखो ये वाली एंट्री, यहाँ देखो ये वाली एंट्री, यहाँ देखो ये वाली एंट्री, यहाँ देखो ये वाली, यहाँ देखो ये वाली। तो मैंने कितनी एंट्री की है मार्क? फटाफट से देखो मैंने कितनी एंट्री मार्क की। 1 2 3 4 5 6 एंट्री। 6 कैसे? अरे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 3 हो गया। डायरेक्ट वाले 3 हो गए, इनडायरेक्ट वाले भी 3 है ना, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। ये 6 के 6 जब पे करोगे ना, जब इनकर्ड करोगे तो डेबिट में क्या आएगा? इन्हीं खर्चों का नाम। मटेरियल, अच्छा मटेरियल के लिए मटेरियल वर्ड यूज़ नहीं करते, ध्यान रखना। वेजेस के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए हम लोग वही वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन मटेरियल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? स्टोर लेजर कंट्रोल। बाकी सब के लिए वही वर्ड यूज़ करते हैं, हाँ या ना? तो इनकर करोगे, इनकर यानी पे करोगे तो क्या डेबिट होगा? वो खुद खर्चा का नाम डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा? नॉन इंटीग्रेटेड में GLA, 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 हाँ या ना? सर इंटीग्रेटेड में कैश, नॉन इंटीग्रेटेड में GLA, इंटीग्रेटेड में। शॉर्टकट समझ में आ रहा है कि नहीं? फटाफट से बताओ शॉर्टकट्स क्या है, बोलो। सर कोई भी खर्चा मतलब ये 3 नाम, डायरेक्ट वाले 3, इनडायरेक्ट वाले 3। डायरेक्ट वाले क्यों 3? कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनकर करोगे, इनकर मतलब पे करोगे, तो इनका नाम डेबिट में, क्रेडिट में GLA, कहाँ पे? नॉन इंटीग्रेटेड में। सेम यहाँ पे भी फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, इनको जब पे करोगे, इनकर करोगे तो क्या ट्रिक है बोलो? सर नॉन इंटीग्रेटेड है तो खर्चा डेबिट में, क्रेडिट में GLA। इंटीग्रेटेड है, नाम डेबिट में, क्रेडिट में कैश। याद रहेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। अच्छा डायरेक्ट वेजेस इनकर करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? डायरेक्ट वेजेस टू GLA, नॉन इंटीग्रेटेड में। मटेरियल मतलब परचेज ऑफ मटेरियल करोगे तो मटेरियल मत बोल देना, मटेरियल के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हो? स्टोर लेजर, ये याद रखना, ठीक है? चलो नेक्स्ट, तो पेड वाला हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं चार्ज। तो डायरेक्ट किसको चार्ज होता है? WIP को। तो मेरे को बताओ WIP को कितनी चीज़ें चार्ज हुई अभी तक? जल्दी जल्दी बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड्स को कितनी चीज़ें चार्ज हुई? अच्छा अब एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कॉस्ट शीट याद है? कॉस्ट शीट क्या था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किया, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते थे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद क्या मिलता था? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसमें ऐड लेस एडजस्ट करते थे, ओपनिंग क्लोजिंग WIP तो को मिलता फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट है ना, फैक्ट्री कॉस्ट या वो ओपनिंग क्लोजिंग WIP, उसके ऊपर की सारी चीज़ें। मैं रिपीट, देखो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, अगर फास्ट नहीं बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। आप चाहिए तो वीडियो 2-3 बार देख लेना, ठीक है? ध्यान से सुनो फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉस्ट शीट क्या था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड किया, प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें क्या ऐड किया? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो क्या मिल गया? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें क्या ऐड लेस किया? ओपनिंग WIP ऐड क्लोजिंग WIP माइनस। तो क्या मिला? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इतना। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। WIP जो एडजस्ट करते हो ना, ओपनिंग क्लोजिंग WIP जो एडजस्ट करते हो, उसके ऊपर कितना खर्चा आता है? मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। ओपनिंग क्लोजिंग का जो WIP लिखते हो उसके ऊपर कितना खर्चा आता है? आप बोलोगे सर 4 खर्चा। पहला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 3, और एक फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट के नीचे। ये 4 खर्चे आते हैं कि नहीं आते हैं? तो याद रखना, ये चारों खर्चे जब चार्ज होंगे ना तो कहाँ चार्ज होंगे? WIP में चार्ज होंगे, क्योंकि चारों खर्चे कहाँ पे आके आते हैं? WIP में। तो तीनों कहाँ पे चार्ज हो जाते हैं? WIP में। याद रहेगा।
फटाफट से। ये चारों खर्चे जब पे करोगे तो सर खर्चे का नाम डेबिट में, क्रेडिट में GL है। अच्छा, इसको जब चार्ज करोगे तो WIP डेबिट में, बाकी इनका नाम आ जाएगा। ट्रिक समझ में आया? जल्दी बोलो, ट्रिक समझ में आया कि नहीं है? क्या है ट्रिक? फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर जितना भी खर्चा है, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर जितना भी खर्चा है, 4 खर्चा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री, इन चारों को चार्ज कहाँ करोगे? WIP में चार्ज करना है। ठीक है सर, 2 ही तो एंट्री होती है यार, एक इनकर्ड की और एक चार्ज की। इनकर्ड का क्या शॉर्टकट है सर? इनकर्ड में जो खर्चा इनकर्ड हो रहा है वो डेबिट में और क्रेडिट में GL है, नॉन इंटीग्रेटेड में। इंटीग्रेटेड में डेबिट में खर्चे का नाम, क्रेडिट में कैश, ये इनकर्ड वाला शॉर्टकट हो गया। चार्ज वाला क्या शॉर्टकट है बोलो? चार्ज वाले में सर अगर ये 4 नाम है फैक्ट्री कॉस्ट वाले, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री, तो चार्ज में इनको डेबिट में क्या करोगे? WIP डेबिट। क्रेडिट में ये खर्चे का नाम क्रेडिट कर देने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो फटाफट से। आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स पेड किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू GL है, फैक्ट्री एब्जॉर्ब किया, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया? जल्दी बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अरे आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर रेड मार्कर से कर रहा हूँ। यहाँ तक का शॉर्टकट जल्दी जल्दी मेरे को बोलो, यहाँ तक का शॉर्टकट जल्दी जल्दी मेरे को बोलो। सर इनकर्ड किया तो खर्चे का नाम डेबिट, क्रेडिट में GL है, नॉन इंटीग्रेटेड में। इंटीग्रेटेड में खर्चे का नाम डेबिट, क्रेडिट में कैश। ठीक है, इनकर्ड हो गया। एब्जॉर्व किया या चार्ज किया, चार्ज बोलने का, क्या बोलने का? चार्ज किया तो चार्ज किया तो WIP डेबिट में और क्रेडिट में किसका नाम? सर जो खर्चा है उसका खुद का नाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, दोनों ही देखो पे करोगे तो एडमिन ओवरहेड टू GL है, सेलिंग ओवरहेड टू GL है, वही अपना शॉर्टकट। या जो भी खर्चा पे करोगे खर्चे का नाम डेबिट में, क्रेडिट में GL का नाम। ठीक है, यहाँ पे एडमिन ओवरहेड टू कैश, सेलिंग ओवरहेड टू कैश। इंटीग्रेटेड में पैसा जाएगा ना यार, क्योंकि वहाँ रियल पर्सनल अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलो अब समझो, एब्जॉर्ब एडमिन ओवरहेड किधर एब्जॉर्ब होता है? फिर से वो जरा कॉस्ट शीट याद करो, फिर से जरा, अभी तो कोई यहाँ जगह नहीं है, तो मैं कॉस्ट शीट बना के दिखाता था। याद करो क्या था? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड, क्या ऐड? ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। उसमें सारा खर्चा लिखते हो। खर्चा लिखने के बाद जो अमाउंट आता है उसको बोलते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड लेस करते हो? सर फिनिश गुड्स का अमाउंट ऐड लेस करते हो। ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट करते हो। तो मुझको बोलो फिनिश गुड्स में कौन सा खर्चा? WIP में कितने खर्चे एब्जॉर्ब थे? 4 खर्चे, मटेरियल का, लेबर का, एक्सपेंस का और फैक्ट्री का। ये जो फिनिश गुड्स था, फिनिश गुड्स, इसमें कौन सा खर्चा है? तो मुझे बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद और फिनिश गुड्स के ऊपर एक ही तो खर्चा है, ऑफिस। तो ऑफिस वाला खर्चा कहाँ एब्जॉर्ब होता है? फिनिश गुड्स में। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो फिनिश गुड्स टू ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड्स, अगर मैं आगे बढ़ूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जैसे आप फिनिश गुड्स, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करते हो, फिर क्या आता है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके अंदर आप क्या ऐड करते हो? सेलिंग ओवरहेड्स। जैसे ही सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करते हो क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ सेल मिलता है। तो ये जो सेलिंग ओवरहेड्स है, ये किधर एब्जॉर्ब हुआ? ध्यान से सोचिए, ये किधर एब्जॉर्ब हुआ? सर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में एब्जॉर्ब हुआ। कहाँ एब्जॉर्ब हुआ? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? खर्चे के नीचे जो नाम आता है वही वो एब्जॉर्ब होता है। खर्चे के नीचे देखो, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे क्या आया था? WIP, तो WIP में एब्जॉर्ब हो रहे थे। ऑफिस के नीचे क्या आया था? फिनिश गुड्स, तो ऑफिस फिनिश गुड्स में एब्जॉर्ब हो रहा है। सेलिंग ओवरहेड्स के नीचे आया था कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग ओवरहेड्स के ऊपर आता है COGS, नीचे आता है कॉस्ट ऑफ सेल। तो जो नीचे आता है वहाँ एब्जॉर्ब होते हैं चीज़ें। तो देखो ये एब्जॉर्ब हो गया कॉस्ट ऑफ सेल। होप आपको मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है ना? ठीक है, चलो बाकी देखो, एब्जॉर्ब वाली एंट्री सेम है, एब्जॉर्ब वाली एंट्री सेम है, चार्ज वाली, एब्जॉर्ब वाली एंट्री सेम है, सिर्फ पेड वाली एंट्री डिफरेंट है, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में। इंटीग्रेटेड है तो सर कैश अकाउंट, नॉन इंटीग्रेटेड है तो GL अकाउंट। ठीक, आगे समझ में आ गया इतना? ट्रांसफ़र की एंट्री देखो, फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र करोगे तो क्या एंट्री आएगी? फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र, फिनिश गुड्स टू WIP। मतलब ये होता क्या बेसिकली, अब WIP का अमाउंट किसको चार्ज करते हो, मतलब ट्रांसफ़र करते हो, तो WIP कम हो जाता है, फिनिश गुड्स बढ़ जाता है। क्या बोल रहा हूँ? WIP कम हो जाता है, फिनिश गुड्स बढ़ जाता है। जब आप फिनिश गुड्स में एडजस्ट करते हो तो WIP का अमाउंट ऑटोमेटिक फिनिश गुड्स में आ जाता है। तो WIP कम हो रहा है और फिनिश गुड्स बढ़ रहा है, तो फिनिश गुड्स टू WIP दोनों जगह सेम। ट्रांसफ़र की एंट्री में देखो कोई चेंज नहीं दिख रहा है आपको, एक्सेप्ट ये वाली सेल्स वाली एंट्री। COGS ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है? फिनिश गुड्स का अमाउंट किधर जाता है? फिनिश गुड्स का अमाउंट किधर जाता है? फटाफट से बोलो सर COGS में, और COGS से कॉस्ट ऑफ सेल में। तो यहाँ सीधे सीधे लेके जाने का,
फिनिश गुड्स को डाउन करने का, कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाने का। क्या बोल रहा हूँ, फिनिश गुड्स को डाउन करने का, कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ना है। तो फिनिश गुड्स डाउन करोगे तो क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गया तो डेबिट। सेम कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा ना, तो ऐसे याद रखना, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ ट्रांसफर होता है, कॉस्टिंग P&L के डेबिट में। तो कॉस्टिंग P&L डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स और ट्रांसफ़र ऑफ सेल्स, देखो ये एक ही एंट्री हो सकती थी, अपनी अपनी स्टाइल होती है। मैंने बताया था हर प्रोफेसर की अपनी अपनी स्टाइल होती है पढ़ाने की। तो यहाँ देखो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, GLA टू कॉस्टिंग P&L, एक ही एंट्री बना सकते हो, या फिर सेल्स कि GLA टू सेल्स कर दो और फिर ट्रांसफ़र कर दो सेल्स को कॉस्टिंग P&L में। तो सेल्स टू कॉस्टिंग P&L। रिपीट कर दूँ फटाफट से फिर से, देखो सेल्स की एंट्री GLA टू सेल्स, सेल्स टू कॉस्टिंग P&L ट्रांसफ़र करोगे तो, या फिर दोनों की एक एंट्री बनाओ, सेल्स कैंसिल हो गया, GLA टू कॉस्टिंग P&L। यहाँ पे देखो फटाफट से, सेल कैंसिल हो गया, कैश और टू कॉस्टिंग P&L। समझ में आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, सब सही है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैश टू कॉस्टिंग P&L। अरे समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, आगे बढ़ो। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफर्स की एंट्री खत्म। फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र होगा, क्या एंट्री आएगी? फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र होगा, क्या एंट्री आएगी? फिनिश गुड्स बढ़ेगा, WIP डाउन होगा, तो फिनिश गुड्स टू WIP। ठीक है। COGS में क्या होएगा? पर फिनिश गुड्स डाउन होगा, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रांसफ़र, इसमें क्या होगा सर? इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स डाउन होगा, तो कॉस्टिंग P&L टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स दोनों की एक ही एंट्री पास करनी है, तो क्या पास करोगे बोलो फटाफट से? GLA टू कॉस्टिंग P&L। कहाँ पे? नॉन इंटीग्रेटेड में। इंटीग्रेटेड में कैश टू कॉस्टिंग P&L या डेटा टू कॉस्टिंग P&L। समझ में आ गया? तो ये था पूरा एंट्री। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। ध्यान से सुनना, इस चैप्टर पे मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। चलो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। देखो ध्यान से देखो, मेथड ऑफ कॉस्टिंग कितने हैं? देखो मैं टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मेथड ऑफ कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ। मेथड ऑफ कॉस्टिंग कितने हैं? 2। देखो यहाँ पे देखो फटाफट से, मैं यहाँ पे दूसरे पेन से लिखता हूँ। देखो, एक है जॉब कॉस्टिंग और एक है प्रोसेस कॉस्टिंग। देखो मेथड ऑफ कॉस्टिंग में कितने आए? 2, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब के अंडर कितने आते हैं? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ये जॉब कॉस्टिंग के अंडर आते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये सारी कॉस्टिंग आप आगे एमकॉम में पढ़ोगे। जैसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आप एमकॉम में पढ़ोगे। तो ध्यान से देखो, मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है या टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है? आंसर सर ये एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग है? आप बोलोगे मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। तो ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है एक मेथड है कॉस्टिंग की। सेम प्रोसेस कॉस्टिंग भी क्या है? एक मेथड है कॉस्टिंग की। डन। तो कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस दोनों के दोनों क्या है? एक मेथड है कॉस्टिंग के। सर मेथड और टेक्निक में फ़र्क क्या है? जैसे इसके बाद के जो 2 चैप्टर है ना अपने, स्टैंडर्ड और मार्जिनल, दोनों ही टेक्निक है कॉस्टिंग के, वो मेथड नहीं है, वो टेक्निक है। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? देखो मेथड का मीनिंग देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट डेटा एंड फाइंडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। मेथड में क्या होता है? आप पूरा कॉस्ट का जो डेटा है कलेक्ट करते हो और कलेक्ट करने के बाद उससे फाइंड करते हो कि टोटल कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट की, उसको हम लोग बोलते हैं मेथड। सर टेक्निक क्या होता है? अभी आगे थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा जब मार्जिनल और स्टैंडर्ड की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट दोनों के दोनों कॉस्टिंग जो है, प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दोनों के दोनों क्या है? मेथड ऑफ कॉस्टिंग है कि टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है? मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखो, ये क्या है बोलो? एक अकाउंट बनाया मैंने, स्पेसिफिक अकाउंट बनाया, एक स्पेसिमेन बनाया है। देखो डेबिट में आप क्या क्या लिखते थे? याद करो फटाफट से। डायरेक्ट मटेरियल लिखते थे या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम? याद है ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम में कितना आपने कंज्यूम किया? तो डायरेक्ट मटेरियल लिखते थे, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस। देखो ये रेड पेन से लिखा है मटेरियल इनवर्ड, मतलब जब जब मटेरियल आपके पास आता था। ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब जब मटेरियल आपके पास आता था, आपके पास मटेरियल कब आएगा? सर जब खरीदेंगे तो आएगा, जब स्टोर से भेजेंगे फैक्ट्री में तो जब जब मटेरियल आपके पास आएगा, ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूँ, आप कॉन्ट्रैक्ट सीख रहे हो, जब जब मटेरियल आपके पास आएगा, खरीदोगे तो डायरेक्ट आएगा, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आपके कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहा है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बी ने कॉन्ट्रैक्ट ए वाले को भेजा तो आपके पास आया। हाँ या ना? स्टोर से आपके पास आया, कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर से आपके पास आया, डायरेक्ट सप्लायर से आपके पास आया। सर कहीं से भी आया, ध्यान से सुनो, मटेरियल कहीं से भी आपके पास आया तो कहाँ लिखते थे आप? डेबिट में लिखते थे। अपने साइड से कहीं भी मटेरियल जाए,
मटेरियल जाए, मटेरियल क्या हो, आउटवर्ड हो, कहाँ पे जाता था, क्रेडिट में जाता था। मटेरियल आउटवर्ड कब होता था, बेच दो बेटे मटेरियल बेच दिया, मटेरियल चोरी हो गया, मटेरियल में आग लग गया, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, सब कहाँ जाता था, यहाँ पे जाता था। बाकी तो आप जानते हो ओपनिंग मटेरियल डेबिट में आता है, क्लोजिंग मटेरियल क्रेडिट में आता है, हाँ ना, अरे तो बचपन से सीखते आ रहे हो, बचपन मतलब 11 से सीखते आ रहे हो, ओपनिंग डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट, ओपनिंग मटेरियल डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट। तो एग्ज़ाम के MCQs में क्या आएगा, अरे वो पूछ सकता है परचेस ऑफ मटेरियल डैश, मतलब डैश का मतलब यहाँ पे मेरे को पूछना था आपसे डेबिट या क्रेडिट, तो परचेस ऑफ मटेरियल क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। वो देखो इंग्लिश का फ्रेमिंग कुछ भी आने दो, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में वो फ्रेम करे, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश की लैंग्वेज में कैसा भी फ्रेमिंग हो सेंटेंस, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मटेरियल आया तो डेबिट में, मटेरियल गया तो क्रेडिट में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। फिर से बोलो मेरे साथ, मटेरियल आया तो डेबिट में, मटेरियल गया तो क्रेडिट में, सारे लेबर के खर्चे, एक्सपेंस के खर्चे सब कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा, सारा फैक्ट्री का खर्चा भी किधर आएगा, डेबिट में आएगा। क्रेडिट में, तो क्रेडिट में देखो यहाँ पे लिखते थे आप क्लोजिंग WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें 2 लिखते थे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। अब यहाँ डिस्कस करेंगे क्या होता है। मटेरियल आउटवर्ड हो गया। अब देखो जब इसको बंद करते थे अपन, तो यहाँ पे अगर बैलेंस आ गया, अगर बैलेंस यहाँ पे आ गया तो नोशनल प्रॉफिट होता था, यहाँ पे आया तो लॉस होता था। अगर नोशनल प्रॉफिट आया तो क्या करते थे आप, फिर उसको यहाँ पे लिख के जाते थे, फिर उसको कुछ सर्टेन परसेंटेज आप PNL में ट्रांसफ़र करते थे, ये फॉर्मूला लगा के, थोड़ी देर में भी बात करेंगे। अगर लॉस आ जाए तो पूरा का पूरा लॉस क्या कर देते थे आप, PNL में। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, ये क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल होता है, ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, जिसको आप कंजर्वेटिज्म बोलो या प्रूडेंस बेसिस को, दोनों, ठीक है। अगर आपको सीखना है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आफ्टर एग्ज़ाम, अभी नहीं, अगर अभी टाइम है तो इसी चैनल पे वो भी अवेलेबल है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कितने क्या होते हैं वो भी अवेलेबल है। अगर अभी टाइम है तो वो देख लेना, अदरवाइज़ आफ्टर एग्ज़ाम आराम से देखना, ठीक है। चलो, तो समझ में आया। ये क्या अभी मैंने बात की, जो आप फॉर्मेट बनाते थे, फॉर्मेट क्या बनाते थे, फटाफट से रिपीट करो। सर मटेरियल आया तो देखो यही मटेरियल है, मैंने यहाँ वापस से लिखा हुआ है। सर जितने मटेरियल कहीं से भी आए, कॉन्ट्रैक्ट या डेबिट में जाएगा। कोई भी खर्चा हो, लेबर का खर्चा हो, वेजेस, एक्सपेंस, फैक्ट्री का, सब डेबिट में। क्रेडिट में कितनी चीज़ आती थी सर, क्लोजिंग WIP में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड ऑलवेज सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होता है, वर्क सर्टिफाइड ऑलवेज सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होता है, वर्क अनसर्टिफाइड ऑलवेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आ सकता है MCQs में, वर्क सर्टिफाइड ऑलवेज सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होता है, वर्क अनसर्टिफाइड ऑलवेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यहाँ पे आया तो डेबिट में बैलेंस आया तो नोशनल प्रॉफिट, यहाँ पे आया तो PNL लॉस में चले जाएगा, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स, पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर आ गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मुझे बताओ फटाफट से। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, सुनो ध्यान से। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या एग्रीमेंट है, बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी, बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। सर कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, बोलो फटाफट से। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है। मतलब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट ही आएगा, मुझे बोलेगा कोई कॉन्ट्रैक्ट देगा, ये घर बना के चाहिए। फिर से सुनो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्टी मेरे पास आएगा, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं काम लूँगा, मैं क्या बोलूँगा, ठीक है घर बना के मिलेगा, तो मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लूँगा। बदले में मैं क्या लूँगा, उससे पैसा लूँगा, उसका काम करके दे रहा हूँ तो पैसा लूँगा। मतलब कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेता है किससे, कॉन्ट्रैक्टी से। अच्छा कॉन्ट्रैक्टी पूरा पैसा मेरे को आज ही दे देगा, पहले दिन ही दे देगा, आंसर नहीं। जैसे जैसे मैं काम करूँगा तो थोड़ा थोड़ा, जैसे काम करूँगा वैसे थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा मेरे को। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है सर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और जो कॉन्ट्रैक्टी से पैसा रिसीव करता है। क्या पूरा पैसा एक साथ रिसीव करता है, नहीं, स्टेजेस में रिसीव करता है। स्टेजेस में रिसीव करता है मतलब, अरे थोड़ा थोड़ा काम करूँगा, थोड़ा थोड़ा पैसा लूँगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट। तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी समझ में आया। कॉन्ट्रैक्टर सर जो काम ले रहा है और पैसा रिसीव करेगा कॉन्ट्रैक्टी से। कॉन्ट्रैक्टी कौन है, अरे कॉन्ट्रैक्टी वो पर्सन है जो काम दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, और क्या करेगा, कैश भी देगा। सही बात है ना। अगर आप कॉन्ट्रैक्टी तो आप मेरे पास आओगे, काम दोगे और मुझे पैसा भी दोगे अपने काम के बदले में, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, याद है ना, वर्क सर्टिफाइड। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं कुछ काम करूँगा, तो काम करने के बाद आप भरोसा करोगे क्या मेरे ऊपर, आप कौन हो, कॉन्ट्रैक्टी हो, तो आप क्या करोगे, एक पर्सन लेके आओगे जिसका नाम क्या है, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट चेक करेगा मेरे काम को, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आप कॉन्ट्रैक्ट हो, आपने एक पर्सन लाया आर्किटेक्ट, वो चेक करेगा। चेक करने के बाद सपोज़ मैंने 5 माला काम कर दिया, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ 10 माले की, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ 10 माले की, 5 माला रेडी है, 5 फ्लोर रेडी है, मैंने बोल दिया आपको रेडी है, आप बोलोगे हाँ ऐसे थोड़ी मान लेंगे। आर्किटेक्ट आके पहले चेक करेगा वो सही है कि नहीं सही है। उसने आके चेक किया 3 माला,
5 माला रेडी, उसने आके सिर्फ 3 माला चेक किया तो बोला सही है 3 माला, मतलब उसने इस काम को अप्रूवल दे दिया। मैंने देखो 5 माला रेडी किया था, उसमें से 3 माले को उसने चेक किया और अप्रूवल दे दिया, तो 3 माले को बोलोगे वर्क सर्टिफाइड। क्या बोलोगे उसको? वर्क, मतलब वर्क सर्टिफाइड मीन्स वो काम जो कॉन्ट्रैक्टी ने कर दिया और आर्किटेक्ट ने चेक भी कर दिया। तो मेरे केस में मैंने 5 फ्लोर बनाए थे, 5 फ्लोर बनाए थे, उसमें से 3 फ्लोर चेक हो गया और अप्रूवल भी मिल गया आर्किटेक्ट का कि ये सही है, तो वर्क सर्टिफाइड सिर्फ 3 माला माना जाएगा। तो 2 माला जो अभी भी बना है वो जो चेक नहीं हुआ वो वर्क अनसर्टिफाइड माना जाएगा। तो सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड में फ़र्क क्या है? क्या वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों ही काम हो चुके होते हैं? आंसर बिल्कुल हो चुके होते हैं। मैंने 5 माला बनाया था, उसमें से 3 माला चेक हो गया, अप्रूवल भी मिल गया कि सही है, तो वर्क सर्टिफाइड। 2 माला बन गया बट चेक नहीं हुआ, आर्किटेक्ट ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया कि ये सही है, तो उस 2 माले को क्या बोलोगे? वर्क अनसर्टिफाइड। वो भी काम हो चुका होता है बट चेक नहीं हुआ होता है। समझ में आ रहा है? तो सर सर्टिफाइड हो चाहे अनसर्टिफाइड हो, दोनों बन चुके होते हैं। सर्टिफाइड बन के चेक भी हो गया होता है, अप्रूवल भी मिल गया होता है। अनसर्टिफाइड सिर्फ बना होता है, अभी तक अप्रूवल नहीं मिला होता है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या है वर्क सर्टिफाइड निकालने का। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे मिलता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू वर्क सर्टिफाइड एज परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फिर से रीड करता हूँ, देखो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे मिलता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू वर्क सर्टिफाइड एज परसेंटेज ऑफ। देखो इसका क्या मीनिंग है, अपने सम्स में क्या होगा? से वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज दिया हुआ है 60%। क्या बोल रहा हूँ? वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है 60% और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है मान लो 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और बोलता है 60% वर्क सर्टिफाइड है। मैं बोल रहा हूँ बताओ वैल्यू कितनी वर्क सर्टिफाइड? तो अब 1 लाख लोग हैं यहाँ पे इंटू 60%, तो 1 लाख का 60% 60,000 रुपया क्या होगा? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। समझ में आया? वर्क सर्टिफाइड कैसे निकलता है? सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो जो भी वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज दिया हुआ है। डन? ओके। वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड या कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे मिलता है? अच्छा देखो ये क्या लिखा है मैंने, वर्क सर्टिफाइड ऑलवेज किस पे वैल्यू होता है? सेलिंग प्राइस पे। वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट पे। देखो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकलता है? तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, मतलब मैंने जितना भी कॉस्ट इनकर किया, जैसे मैंने 5 माला रेडी किया था मेरे एग्जांपल में, तो उसका 5 माला का कॉस्ट मान लेते हैं 5 लाख रुपया। 5 माला जो बना था उसका कॉस्ट 5 लाख मान लेते हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। उसमें से 5 लाख में से जो 3 है, 3 माला, हर एक माला का कॉस्ट 1 लाख रुपया, तो 3 माले का जो कॉस्ट था वो वर्क सर्टिफाइड 3 माला था तो उसका मान लो 3 लाख है। तो 5 लाख में से 3 लाख निकालो, 2 लाख जो बच गया वो क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर है? फटाफट सुनो फिर से, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कैसे मिलता है? सर जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दो जो भी परसेंटेज है वर्क सर्टिफाइड का। क्लियर? वर्क अनसर्टिफाइड कैसे मिलता है? तो टोटल कॉस्ट जो इनकर्ड है टिल डेट उसमें से क्या माइनस कर दोगे? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कर दोगे। अरे सीधी सी बात है ना, 5 लाख का काम किया, उसमें से 3 माला अप्रूव था तो उसका कॉस्ट 3 लाख था मेरे एग्जांपल के हिसाब से, 2 लाख बचा वो अनसर्टिफाइड है। कोई डाउट यहाँ पे? नेक्स्ट, अच्छा देखो ये फॉर्मूला याद रखना। जनरली आपने हो सकता है जब आप ट्यूशन सीख रहे थे अपने, जहाँ भी आपने ट्यूशन सीखा हो, तो ये सारे फॉर्मूले से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, मतलब सीधा सब में हम लोग क्या करते हैं, दिया होता है अपन अप्लाई कर लेते हैं, करते तो हो लेकिन फॉर्मूला याद नहीं होता है अपने को। बेसिकली इसका फॉर्मूला नहीं याद होता है, तो फिर अच्छे से देख लो इसको। क्यों देखेंगे सर? अरे एमसीक्यूज़ में यही आने वाला है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछेगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू, यहाँ डैश कर दिया, यहाँ पे दे दिया वर्क सर्टिफाइड एज परसेंटेज ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिटेंशन मनी। याद है ना, रिटेंशन मनी कौन रिटेन करता है? कॉन्ट्रैक्टी। देखो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे आपसे पैसा लेना है, क्या आप मुझे पूरा पैसा दे दोगे वर्क सर्टिफाइड का? आंसर नहीं। मैंने 5 माला रेडी किया, 3 माला काम सर्टिफाइड है मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से, 3 माले का मैंने कहा मुझे चाहिए 4.5 लाख रुपये, कॉस्ट मेरा 3 लाख रुपये, बट मैं कह रहा हूँ 4.5 लाख रुपये, अपना प्रॉफिट भी तो रखूँगा ना, तो क्या आप मुझे अब 4.5 लाख पूरा दे दोगे? आंसर नहीं। आप उसमें से कुछ पैसा अपने पास रिटेन कर लोगे सेफ्टी पर्पज़ के लिए। हाँ याद है ना, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप कुछ रख लोगे कि मैं छोड़ के नहीं चले जाऊँ या फिर काम में डिले नहीं करूँ, तो आप कुछ पैसा होल्ड कर लोगे जिससे मैं फटाफट काम करूँगा। तो जो पैसा आप होल्ड करते हो, आप कौन हो? कॉन्ट्रैक्टी, उसको क्या बोलते हैं? रिटेंशन मनी। तो रिटेंशन मनी का फॉर्मूला क्या है? RM रिटेंशन मनी का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जितने का वर्क सर्टिफाइड है। तो मैंने जो 3 लाख का काम किया था उसका कॉस्ट 3 लाख था, बट मैंने बोला कितने में? 4.5 लाख में, तो उसका 4.5 लाख कॉस्ट माइनस कैश रिसीव, मतलब जितना मैंने आपको दे दिया। मैंने नहीं, आपने मुझे दिया, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टी हो, तो आपने मुझे मान लो 4 लाख रुपए दे दिया, एग्जाम्पल है, आपने 4 लाख दे दिया, तो 4.5 लाख में से 4 लाख निकाल दो तो बचा कितना? 50। तो आपने रिटेन कितना कर लिया? 50,000। अरे ठीक है, फिर से बोलो रिटेंशन मनी कैसे आएगा?
रिटेंशन मनी कैसे आएगा? तो सर जितना भी वैल्यू है वर्क सर्टिफाइड का उसमें से क्या माइनस करना है? कैश रिसीव। अच्छा कैश रिसीव कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर करेगा। किससे करेगा? कॉन्ट्रैक्टी से करेगा। ठीक है, तो याद रहेगा रिटेंशन मनी कैसे आता है। रिटेंशन मनी फिर से बोलो कैसे आता है? जो भी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। कॉस्ट और वैल्यू में फ़र्क है कि एक ही चीज़ है? सर फ़र्क है। कॉस्ट मतलब जितना मेरा लगा, मेरा कॉस्ट तो लगा था सिर्फ 3 लाख रुपया, 5 माले में 3 लाख सर्टिफाइड है, मेरा कॉस्ट 3 लाख है खाली, लेकिन उसको मैं प्रॉफिट लगा के बेचूंगा ना तो 4.5 लाख रुपया वैल्यू हो गया उसका। उसमें से आपने मुझे कितना दिया? खाली 4 लाख, तो आपने रिटेन कितना कर लिया? 50,000 रुपये। रिटेंशन मनी का फॉर्मूला बोलो, बोर्ड पे मत देखो, फटाफट से फॉर्मूला मुझको देख के बोलो क्या है फॉर्मूला, क्या है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव। ठीक है, अच्छा तो कैश रिसीव का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? अगर आपको कैश रिसीव फाइन करना है तो इसको उठा के यहाँ लेके चले जाओ, इसको उठा के यहाँ लेके चले जाओ। तो अगर इसको यहाँ लेके चले गए तो कैश रिसीव इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस रिटेंशन मनी। क्वेश्चन एमसीक्यूज में कैसा भी आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कैश रिसीव इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस डैश, तो आंसर होना चाहिए रिटेंशन मनी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है ना? फटाफट वर्क सर्टिफाइड का एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला बताओ वर्क सर्टिफाइड का। वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला क्या है? वर्क सर्टिफाइड बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज, जो भी वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज दिया हुआ है वो अप्लाई कर दोगे। वर्क अनसर्टिफाइड तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट या टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, ठीक है, दोनों का हो गया। रिटेंशन मनी का फॉर्मूला सर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस वैल्यू, कॉस्ट नहीं, ध्यान रखना यहाँ कॉस्ट मत गड़बड़ हो जाएगा। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव, तो क्या मिल जाएगा? रिटेंशन मनी। ठीक है, सर रिटेंशन मनी होल्ड कौन करता है? कॉन्ट्रैक्ट ही होल्ड करेगा क्योंकि पैसा उसी को देना है। क्लियर है ना? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये फॉर्मूला याद आ रहा है? पहले आप देखो, ये मैंने नीचे लिखा है, एक्चुअली इसको पहले करते थे अपन। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कितना वर्क सर्टिफाइड है कैसे मालूम पड़ता है? तो वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, तो क्या मिल जाता है? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कितना परसेंट का वर्क सर्टिफाइड है। कैसे मिलता है? फिर से देखो, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, याद आ रहा है ना? देखो WC मतलब वर्क सर्टिफाइड, CP मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो WC का जो भी अमाउंट है डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो भी अमाउंट है इनटू 100 करोगे तो एक अमाउंट मिलेगा। से अमाउंट आया 20%, तो ये 20% क्या है? 20% वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज है कि मतलब पूरे काम में 20% काम वर्क सर्टिफाइड हो चुका है। सर्टिफाइड हो चुका है मतलब बन के अप्रूव भी हो चुका है। ठीक है, ध्यान से। ट्रांसफ़र टू PNL, याद आ रहा है ना? नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट कितना परसेंट अपने को ट्रांसफ़र करना है PNL में, ये प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र करते थे, फिर इसके सामने लिखते थे PNL में कितना ट्रांसफ़र करना है। तो देखो, अगर ये जो परसेंटेज है वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज है, अगर ये 25% तक है, क्या बोल रहा हूँ? 25% तक भी नहीं, 25% से कम, 25% भी नहीं, 25% से कम आ रहा है, जैसे 20% आ रहा है, तो आप कितना PNL में ट्रांसफ़र करोगे? कितना प्रॉफिट बुक कर लोगे? मतलब कितना PNL में डाल दोगे? 0, 1 रुपया भी नहीं। नेक्स्ट, अगर इसका परसेंटेज 25 या 25 से ज़्यादा लेकिन 50 से कम आ रहा है, से 35% आया, इसको सॉल्व करने पे 35% आया, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते थे, नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। फॉर्मूला याद रखना, नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है। थर्ड, अगर इसका परसेंटेज 50, अच्छा ध्यान रखना, देखो यहाँ मैंने 25 लिखा है मतलब 25 से कम, यहाँ मैंने 50 लिखा है मतलब 50 से कम, यहाँ मैंने देखो जो भी राइट साइड में ना वो उससे कम होना चाहिए, उतना नहीं, उससे कम होना चाहिए। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना। इससे कम, इससे कम, इससे कम, मतलब 50 से ज़्यादा 90 से कम, 25 से ज़्यादा 50 से कम, यहाँ 25 से कम। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अगर 50 से ज़्यादा है 90 से कम है तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है ना? ठीक है। फोर्थ, नियरिंग कंप्लीशन, मतलब नियरिंग कंप्लीशन मतलब 90 या 90 से ज़्यादा लेकिन 100 से कम, 90 या 90 से ज़्यादा बट 100 से कम। इसके 4 फॉर्मूले हुआ करते थे। अरे याद आ रहा है? 4 फॉर्मूले हुआ करते थे। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेते थे? ये वाला फॉर्मूला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वो वर्क सर्टिफाइड कैंसिल हो जाता था, याद आ रहा है ना? तो क्या बचता था? अरे समझ में आ रहा है ना? कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो सर्टिफाइड कट गया तो ये बचता था, याद है ना? ठीक है, तो
एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो ये नियरिंग कंप्लीशन का है, ठीक है। फिफ्थ, अगर 100% आ रहा है तो वर्क सर्टिफाइड 100% हो गया तो फिर एंटायर प्रॉफिट पीएनएल में बुक कर लो। अरे भाई अगर पूरा का पूरा वर्क सर्टिफाइड हो गया मतलब काम पूरा भी हो गया, अप्रूव भी हो गया, तो जितना प्रॉफिट है पूरा का पूरा बुक कर लेंगे ना यार प्रॉफिट, फिर नोशनल बोलने की ज़रूरत ही क्या है, पूरा का पूरा प्रॉफिट बना लेंगे, फिर नोशनल जैसी कोई चीज़ ही नहीं होगी। कोई डाउट यहाँ पे? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में। देखो जितनी भी चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है ना, सब MCQ से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा फालतू नहीं लिखा हुआ है, सब MCQ से रिलेटेड है। सब चीज़ ध्यान में रखना, MCQs में बहुत हेल्प होने वाली है। क्या बोल रहा हूँ? सब चीज़ ध्यान में रखना, MCQs में बहुत हेल्प होने वाली है। चलो, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? मेथड ऑफ कॉस्टिंग है कि टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है? जल्दी जल्दी आंसर दो सर। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग भी क्या है? एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। देखो फॉर्मेट देखो फटाफट से, स्पेसिमेन। डेबिट में क्या क्या लिखते थे? मटेरियल, लेबर, लेबर का एक और नाम क्या है? वेजेस, एक्सपेंस, ओवरहेड्स, ये लिखते थे। क्रेडिट में क्या लिखते थे? नॉर्मल लॉस लिखते थे। याद है कि नहीं याद है? ठीक है सर याद है। अब समझना, ज़रा ध्यान से समझना। आउटपुट क्रेडिट में लिखते थे आप। आउटपुट के साथ 2-3 चीज़ें होती थी, कुछ ट्रांसफ़र करते थे, कुछ सोल्ड करते थे, ट्रांसफ़र करते थे नेक्स्ट अकाउंट में। अगर 3-4 प्रोसेस है या 2-3 प्रोसेस है तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले में यहाँ नहीं होता, लेकिन सेकंड प्रोसेस में यहाँ पे लिखते थे इनपुट ट्रांसफ़र फ्रॉम, दूसरे प्रोसेस से आता था। याद है ना यहाँ पे मटेरियल की जगह पे? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो फॉर्मेट याद रखना, पूछ सकते हैं कि प्रोसेस अकाउंट में मटेरियल डेबिट होता था कि क्रेडिट होता था, तो याद होना चाहिए मटेरियल डेबिट करते थे आप। आपको क्या लग रहा है सर टाइम पास करने का मेरा मन हो रहा था इसलिए मैंने ये फॉर्मेट बनाया है? बिल्कुल नहीं, आपको याद रखना है। अगर आ गया एग्ज़ाम में MCQs में आ गया प्रोसेस अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो आपको क्या बोलना है? डेबिट होते हैं। ये डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप क्लोज करते थे, देखो यहाँ 2-2 कॉलम होता था, एक अमाउंट का कॉलम और एक क्वांटिटी का कॉलम। यहाँ पे भी अमाउंट और क्वांटिटी। क्वांटिटी कॉलम में अगर बैलेंस यहाँ पे आ गया तो एबनॉर्मल लॉस, अगर क्वांटिटी कॉलम में बैलेंस यहाँ पे आ गया तो एबनॉर्मल गेन। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है? सही है, सही है, सही है, ठीक है। अरे बराबर ना यार, ठीक है। नेक्स्ट याद रहेगा। तो मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे आता है? क्रेडिट में या डेबिट में? तो क्रेडिट में आता है। नॉर्मल लॉस भी क्रेडिट में आता है, एबनॉर्मल लॉस भी क्रेडिट में आता है। राइट में एबनॉर्मल गेन आ गया, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों होता है सर? एबनॉर्मल लॉस वहाँ पे ही क्यों आता है, गेन यहाँ पे ही क्यों आता है? सब का सब रेगुलर लेक्चर में आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। खाली याद रखना है एबनॉर्मल गेन डेबिट में, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में और नॉर्मल लॉस भी क्रेडिट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे कोई टर्म्स है। देखो पहली बात, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में फ़र्क क्या होता है? देखो नॉर्मल लॉस क्या होता है? एस्टिमेटेड लॉस, जितना मालूम है कि हाँ प्रोसेस में इतना लॉस तो हो गई, इट्स नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, अरे एस्टिमेटेड से ज़्यादा हो गया से अपने को क्या, एक एग्जांपल लेता हूँ समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। मुझे आलू से चिप्स बनाना है। अब 100 किलो आलू है, 100 किलो आलू को स्लाइस करके चिप्स बनाना है। क्या लगता है आपको 100 किलो आलू अगर मैं ख़रीद के लाऊंगा तो स्लाइस करके अगर मैं चिप्स बनाऊंगा तो 100 किलो बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं। बहुत सारा स्लाइस नहीं होता है, हाफ स्लाइस होता है, ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो मैं मान के ऐसा चल रहा हूँ, मैं पिछले 10 साल से यही बिज़नेस में हूँ, तो मुझे तो एक एस्टिमेशन पता है कि 100 किलो आलू लूँगा ना तो सिर्फ 90 किलो ही वेफर निकलता है। तो मुझे पता है कि 10 किलो तो लॉस होने ही वाला है। ये सारे एग्जाम्पल है। अब जाके वो चिप्स वाले से कंफर्म मत करना कि ऐसे ही होता है कि नहीं, कि 100 किलो का 90 किलो आता है। ये सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 100 किलो आलू से कितना चिप्स निकलता है? 90 किलो चिप्स। तो मुझे पता है कि लॉस कितना होता है? 10 किलो। एस्टिमेटेड लॉस है ना कि 10 किलो तो आलू ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो ये हुआ नॉर्मल लॉस। ये क्या हुआ? नॉर्मल लॉस, ठीक है। 100 किलो क्वांटिटी में 10 किलो नॉर्मल लॉस और 90 किलो एस्टिमेटेड आउटपुट है। ये जो 90 किलो में सोच रहा हूँ ये एस्टिमेटेड है, ज़रूरी थोड़ी है। अब देखो एक्चुअल में हो सकता है 100 किलो आलू डालूँ मशीन में और हो सकता है सिर्फ 85 kg ही वेफर है। नॉर्मल मैंने कितना सोचा था वेस्ट होगा? 10 किलो। कितना वेस्ट हो गया? 15 किलो। सर ऐसा क्यों हो गया? मान लो मेरे एम्प्लॉयज़ काम करते करते सो गए थे, काम करते करते सो गए थे, वेफर और जल गया या वेफर कढ़ाई से नीचे गिर गया, कुछ भी हो सकता है ना यार। तो देखो 100 किलो आलू से मैंने सोचा था 90 किलो वेफर निकलेगा, लेकिन 100 किलो आलू को जब मैंने एक्चुअल मशीन में डाला तो वेफर कितना आया? सिर्फ 85 kg। लॉस होना चाहिए था 10 किलो का, लॉस होना चाहिए था 10 किलो का, हो गया 15 किलो का। उसमें से 15 किलो में से 10 किलो तो मुझे पता ही था, होता ही है हर साल। तो ये नॉर्मल। सोचने से कितना ज़्यादा लॉस हुआ? 5 किलो और ज़्यादा हुआ, ये हो गया एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस इज़ ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल लॉस। अ लॉस विच इज़ क्या? विच इज़ क्या? बोलो जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर दो। विच इज़, अरे बोलो जल्दी, विच इज़ क्या?
विच इज़ ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस क्या है? ओवर एंड अबव मतलब नॉर्मल से जितना ऊपर होगा सब एबनॉर्मल ही होगा यार, नॉर्मल से जितना ऊपर होगा सब एबनॉर्मल होगा, ठीक है। तो क्या नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड लॉस होता है? बिल्कुल पता ही होता है इतना तो लॉस होगा। उससे ज़्यादा हो गया तो जितना ज़्यादा होगा, जितना सोचा था उससे जितना ज़्यादा होगा वो एबनॉर्मल, ठीक है। एंड अब एबनॉर्मल गेन क्या होता है? सुनो, नॉर्मल गेन जैसी कोई चीज़ नहीं है, एबनॉर्मल गेन होती है। देखो एबनॉर्मल गेन क्या होता है? 100 किलो आलू से 90 किलो चिप्स बनेगा, ये मेरा अंदाज़ा था। 100 किलो आलू डाला और 95 kg चिप्स आ गया, लॉस सिर्फ 5 किलो का होगा। सोच के कितना बैठा था मैंने कि 10 किलो तो लॉस हो ही जाएगा, हुआ कितना? खाली 5 किलो लॉस। तो 5 किलो जो लॉस नहीं हुआ, जो बच गया, उसको बोलूँगा गेन, उसको एबनॉर्मल गेन बोलूँगा। क्या बोलूँगा उसको? एबनॉर्मल गेन। फ़र्क समझ में आ गया? ठीक है। अब समझो नॉर्मल लॉस कैसे निकालते हो आप, याद करो यहाँ नॉर्मल लॉस कैसे निकालते थे आप? इनपुट इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन में दिया होता था 10% का नॉर्मल लॉस, तो यहाँ जितना भी क्वांटिटी होता था, यहाँ जितना भी क्वांटिटी होता था उसका आप से 10%, इसका आप 10% लगाते थे और यहाँ पे नॉर्मल लॉस आ जाता था। अरे यही करते थे ना, जो भी यहाँ पे इनपुट होता था उसका, एग्जाम्पल 10% नॉर्मल लॉस है, तो आप कैसे लिखते थे नॉर्मल लॉस? यहाँ पे इनपुट होता था और उसका 10% निकाल के यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते थे। फिर क्वांटिटी को आप स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे तो आपको नॉर्मल लॉस का अमाउंट मिलता था। क्वांटिटी को स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे तो आपको क्या मिलता था? अमाउंट मिलता था। याद आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, अब तो नॉर्मल लॉस कैसे मिलता है? इनपुट को मल्टीप्लाई करना है किससे? जो भी नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस, याद रखना है, आएगा MCQs में। नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कैसे मिलता है? एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट। ध्यान से देखना, एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। क्या लिखा है? एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट। देखो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट रहता है, कितना है एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे, इसमें से क्या माइनस करना है आपको? नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट मतलब देखो ये जो आउटपुट आया होता है, ये जो आउटपुट रहता है वो कौन सा रहता है? नॉर्मल आउटपुट। यहाँ देखो नॉर्मल आउटपुट कैसे मिलता है? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, मतलब ये इनपुट में से, ये इनपुट में से ये नॉर्मल लॉस निकालने के बाद यही तो आउटपुट बचता है, तो यही नॉर्मल आउटपुट होता है, ठीक है। तो सर एबनॉर्मल लॉस का क्या मतलब है? एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट, मतलब एक्चुअल आउटपुट लिया और उसमें से आपने नॉर्मल आउटपुट माइनस कर दिया, मतलब ये और ये देखो ये तो ऑलरेडी इसमें से ही माइनस होता है, इनके बाद भी ये दोनों का जो नेट है वो माइनस करने के बाद भी यहाँ बैलेंस आ रहा है, मतलब एबनॉर्मल लॉस। मैं जानता हूँ यहाँ पे आपको अभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर क्या बोल रहे हो नॉर्मल एबनॉर्मल। तो सुनो एग्जांपल ले लूँ क्या? देखो इनपुट यहाँ पे है 100, नॉर्मल मान के चल रहे हो आप 10, तो यहाँ पे होगा 90। आपको कन्फ्यूजन हो रहा था ना, इसके लिए देखो यहाँ इनपुट कितना लिखा हुआ है, इसको इनपुट कर लूँ क्या मैं? देखो इसको इनपुट करता हूँ मैं, ये लो आपके लिए मैंने इसको इनपुट कर दिया, ठीक है। इनपुट कितना है? 100। कितना सोचा है लॉस होगा? 10, तो आउटपुट कितना आएगा? 90 आएगा। अरे एकदम लॉजिकल है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस आता कब है जानते हो? जब एस्टिमेटेड से ज़्यादा लॉस हो जाए। तो देखो यहाँ पे ना सिर्फ 80 क्वांटिटी मिला मुझको, तो 100 वैसे 10 सोच के बैठे थे कि आएगा, आउटपुट सिर्फ 80 है, मतलब टोटल 20 का लॉस हो गया, उसमें से 10 सोच के बैठे थे, तो 10 जो एक्स्ट्रा हुआ वो कौन सा लॉस है? वो एबनॉर्मल लॉस है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी जल्दी, ये समझ में आया? ठीक है। एबनॉर्मल गेन कैसा आता है? तो अब नॉर्मल आउटपुट में से क्या माइनस कर दो? एक्चुअल मतलब उल्टा कर दो, मतलब देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ पहले कितना लिखा था मैंने? 90 लिखा था। अरे नॉर्मल इतना आउटपुट है सर, 10 होगा लॉस, मालूम ही होता ही हर साल, और 90 का आएगा आउटपुट। गेन कब होगा? जब मान लो सोच के बैठे थे 90, आ गया 95 का आउटपुट, तो यहाँ पे देखो हो गया 105, तो यहाँ 100 ही है, तो यहाँ 5 का आ गया बैलेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब आपने क्या किया? आपने नॉर्मल आउटपुट में से एक्चुअल आउटपुट माइनस कर दिया, आपने नॉर्मल आउटपुट में से एक्चुअल आउटपुट माइनस कर दिया, तो अब नॉर्मल गेन आ गया। समझ में आ रहा है? ये देखो आपका नॉर्मल आउटपुट, उसमें से क्या माइनस कर दिया आपने? एक्चुअल आउटपुट, तो क्या मिल गया? एबनॉर्मल गेन। समझ में आ रहा है? याद कैसे रखोगे? फटाफट से बताओ, याद कैसे रखोगे ये 4 चीज़ याद? नॉर्मल लॉस कैसे मिलता है? सबसे सिंपल, इनपुट में से इनपुट जो भी दिया रहता है क्वांटिटी से उसका परसेंटेज लगाओ। इनपुट का फटाफट से परसेंटेज लगाओ, इनपुट का परसेंटेज, अच्छा इनपुट में किसका परसेंटेज लगाओ? नॉर्मल लॉस का, तो क्या मिल जाएगा? नॉर्मल लॉस मिल जाएगा। लास्ट, ये तो आप हर सम में करते थे, ये आप एक्चुअली नहीं करते थे। ये 4 चीज़ आपको ऐसे फॉर्मूले से करने की ज़रूरत नहीं होती थी, बैलेंसिंग फिगर मिल जाता था। अरे सही बोल रहा हूँ ना मैं, ये 4 चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं होती थी, बैलेंसिंग फिगर मिल जाता था।
लेकिन ये हर सम में आप करते थे। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट तो आप हर सम में फाइंड करते थे। अच्छा, आप इसको कॉस्ट पर यूनिट भी बोल सकते हो, पर यूनिट कॉस्ट भी बोल सकते हो, या नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट भी बोल सकते हो। क्या फॉर्मूला था? टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट। 2 कॉलम होता था, तो अमाउंट कॉलम का यहाँ का टोटल करते थे, अमाउंट का कॉलम, यहाँ का अमाउंट का कॉलम, तो इसके अमाउंट के कॉलम को टोटल कॉस्ट बोलते थे, माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट माइनस करते थे, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, मतलब यहाँ क्वांटिटी कॉलम की टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी। तो आपको डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाता था? नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्लियर है, क्या है? टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। ठीक है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया, पूरा प्रोसेस समझ में आया। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड और मार्जिनल। ठीक है, चलो ओके। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दोनों के दोनों क्या है? टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। इसके पहले जो दोनों थे, मतलब प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के दोनों मेथड ऑफ कॉस्टिंग थे। ये क्या है? टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। सर टेक्निक क्यों यूज़ करते हैं? डेटा को एनालाइज करने के लिए। क्या बोल रहा हूँ? कॉस्ट डेटा को एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टेक्निक। और रिकॉर्ड करने के लिए जो कलेक्टेड डेटा है और उसको प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग मेथड यूज़ करते हैं, जैसे जॉब और प्रोसेस वाला था। ठीक है, टेक्निक क्यों यूज़ करते हैं सर? कॉस्ट डेटा को एनालाइज करने के लिए उसको क्या यूज़ करते हैं? टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो मुझे बताओ, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दोनों के दोनों क्या है? टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। दोनों के दोनों क्या है? टेक्निक है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो मार्जिनल में, देखो फटाफट से, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सारे के सारे जो प्राइम कॉस्ट है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। याद है ना, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों के तीनों वेरिएबल कॉस्ट हैं। तीनों को मिलके प्राइम कॉस्ट बनता है। प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। कौन सा वाला ओवरहेड्स? चाहे वो फैक्ट्री का हो, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो सेलिंग का हो, तीनों ही जो वेरिएबल होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड दोनों मिलके क्या बनता है? मार्जिनल कॉस्ट बनता है। तो ये देखो एक स्टेटमेंट सीखा था आपने, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिलता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट मतलब यही मार्जिनल कॉस्ट को ही वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, मतलब ये यही टोटल चीज़ आप यहाँ पे माइनस करते हो। ठीक है, तो क्या मिलता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। उसमें से क्या माइनस करते हो? सारे फिक्स कॉस्ट। ये तो पूरा का पूरा वेरिएबल होता है। इसका जो ओवरहेड का जो फिक्स्ड पोर्शन होता है, ओवरहेड का जो फिक्स्ड पोर्शन होता है वो यहाँ पे आता है, फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो, प्रॉफिट मिलता है। मुझे बताओ फटाफट, मार्जिनल कॉस्ट मतलब, जल्दी बताओ, मार्जिनल कॉस्ट मतलब सब प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट क्या है? तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट, तो क्या मिला? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करोगे? फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? चलो फटाफट से एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं आपने क्या पढ़ा था। अच्छा देखो, इसको भी फॉर्मूला में बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? मुझे बताओ फटाफट से। मैं मान लेता हूँ, चलो मेरा जो सेल्स है ना वो 100 रुपये है, मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60 रुपये है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 40। मेरा फिक्स कॉस्ट है मान लेते हैं 10 रुपये, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 30 रुपया। ठीक है ना। चलो मुझे फटाफट से फॉर्मूला बनाना है, मुझे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बनाना है, मेरी हेल्प करो फटाफट से। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो मैं बोल सकता हूँ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। अरे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं? फटाफट से बताओ। अगर मुझे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बनाना हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट? तो बन गया ना फॉर्मूला। एग्ज़ाम में भी यही करना, नहीं समझ में आएगा सीधा ये लिख लेना और यहाँ पे कोई भी डिजिट्स ले लेना तो समझ में आ जाएगा। चलो मुझे फटाफट से बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला, मुझे प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। तो बोल सकते हो सर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट आ जाता है, हाँ या ना? तो आप यहाँ बना सकते हो कि प्रॉफिट कैसे मिलता है, जल्दी बताओ प्रॉफिट कैसे मिलेगा? सर प्रॉफिट मिलेगा, क्या माइनस करना है? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे फॉर्मूला बनता है? ठीक है सर, मालूम पड़ गया। डन, जल्दी बोलो फटाफट से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर समझ में आ गया। चलो बाकी के फॉर्मूले देखो फटाफट से। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? यहाँ देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, तो क्या मिल जाता है? पीवी रेशियो, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अगर डेटा 1 साल का है तो ये फॉर्मूला यूज़ करते थे, अगर डेटा 2 साल का है तो आप क्या यूज़ करते थे? डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल इंटू 100, तो मिल जाता था पीवी रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, MCQs यहीं से आएंगे। ठीक है, चलो दूसरा पीवी रेशियो समझ में आ गया। क्या है फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। 1 ईयर का डेटा है तो, 2 साल का डेटा है तो डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल इंटू 100। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो
ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, अगर वैल्यू में आंसर चाहिए तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और अगर यूनिट में आंसर चाहिए तो फिक्स कॉस्ट अपॉन, देखो ये मैंने कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ पर यूनिट, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ सर, क्यों फिक्स कॉस्ट लेते, क्यों अपॉन पीवी रेशियो करते, सब मैंने रेगुलर लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने कहीं और भी ट्यूशन लिया होगा, जो वीडियो देख रहा है अगर आपने कहीं और भी ट्यूशन लिया होगा तो ये सारे आपको एक्सप्लेन किया होगा आपके टीचर ने कि ये क्यों फिक्स कॉस्ट यहाँ पे होता है, क्यों पीवी रेशियो से ही डिवाइड होता है, ये सारे क्या मीनिंग है इसके। ठीक है, अभी हम लोग इसके मीनिंग पे नहीं जाएंगे, अभी अपन खाली फॉर्मूला देखने वाले हैं। ठीक है, देखो फटाफट से, तो बीपी सेल्स वैल्यू में आंसर चाहिए तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, अगर यूनिट में आंसर चाहिए तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट एमओएस सेल्स मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो अगर वैल्यू में चाहिए तो, अगर यूनिट में चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, एमओएस का एक और फॉर्मूला था, टोटल सेल में से अगर आप बीईपी सेल निकाल दोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल मिलेगा, याद है ना, टोटल सेल में से अगर मैंने ब्रेक इवन सेल निकाल दिया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल तो बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट डिजायर्ड सेल चाहिए, अगर वैल्यू चाहिए तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, अगर यूनिट में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझ में आ गया, एक चीज़ सब में कॉमन था, अगर आंसर वैल्यू में चाहिए, ध्यान से सुनो, अगर आंसर वैल्यू में चाहिए तो देखो पीवी रेशियो अपॉन होगा डिनोमिनेटर में, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल वैल्यू में चाहिए तो पीवी रेशियो डिनोमिनेटर, अगर ये भी चाहिए डिजायर्ड सेल भी, तो मतलब कोई भी आंसर अगर वैल्यू में चाहिए तो किससे डिवाइड करने का, पीवी रेशियो से, कोई भी आंसर यूनिट में चाहिए तो किससे डिवाइड करने का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो डन, मुझे बताओ फटाफट से, मुझे बताओ कोई भी आंसर वैल्यू में चाहिए, कोई भी आंसर वैल्यू में चाहिए तो किससे डिवाइड करोगे, पीवी रेशियो से, कोई भी आंसर यूनिट में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे। ठीक है, ओके सर। दूसरी बात, अगर ब्रेक इवन पॉइंट है तो न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट है, ये ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये वो पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, वो पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, मतलब कंपनी ने अपना सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर किया है, कंपनी ने अपना सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर किया है, उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं, तो इसके लिए अपन इसे यहाँ पे क्या लेते, बोलो फिक्स कॉस्ट लेते। ये सब एक्सप्लेन किया था यार आपको अभी खाली फॉर्मूले पे ध्यान देना है। ठीक है, तो बीईपी सेल में न्यूमरेटर में होता है फिक्स कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल में न्यूमरेटर में होता है प्रॉफिट, क्योंकि जितना सेफ्टी सेल करोगे, मतलब ये सेफ्टी सेल का मतलब क्या होता है, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो मतलब सेफ सेल है, हाँ या ना, सेफ्टी सेल है। अगर आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हो मतलब तो लॉस में चले जाओगे। बड़े वाला पॉइंट ब्रेक इवन के बाद अगर सेल करके कुछ कमा रहे हो तभी तो उसको सेफ्टी बोलते हो ना, उसमें कुछ जो कमा रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अपॉन, मतलब याद क्या रखना है सर वो बताओ, खाली आप अभी यही सोच रहे हो सर याद क्या रखना है वो बताओ। तो ब्रेक इवन है तो न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो न्यूमरेटर में प्रॉफिट, डिजायर्ड सेल है तो न्यूमरेटर में, तो दोनों प्लस कर दो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। याद हो गया फॉर्मूला, अगर मैं पीवी रेशियो को छोड़ दूं तो फॉर्मूला याद रखना बहुत ही सिंपल है, ब्रेक इवन के लिए न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट। ठीक, अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, देखो मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। ब्रेक इवन है तो न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो न्यूमरेटर में प्रॉफिट। याद रखने का ट्रिक क्या है, ब्रेक इवन में सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर हो पाता है, इसके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अपन कुछ प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, इसके लिए तो उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में प्रॉफिट, और अगर डिजायर्ड सेल है तो डिजायर्ड सेल का मतलब क्या है सर, अपन ने अपना फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर लिया और डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न किया, डिजायर्ड सेल का यही मतलब होता है डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न किया। सर डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब अरे मन जितना प्रॉफिट चाहिए उतना। ठीक है, न्यूमरेटर क्लियर है, फिर से मेरे साथ बोलो, ब्रेक इवन के लिए फिक्स कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए प्रॉफिट, डिजायर्ड सेल के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, डिनोमिनेटर वैल्यू में आंसर चाहिए डिवाइड बाय कर दो पीवी रेशियो, यूनिट में आंसर चाहिए डिवाइड बाय कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला याद हो गया, जल्दी बोलो फॉर्मूला याद हुआ। ठीक है, पीवी रेशियो 1 साल का है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, 2 साल का डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल इंटू 100। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक आ गया। ये फॉर्मूलेस यहाँ से खुद बना सकते हो। स्टेटमेंट याद रखना, स्टेटमेंट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का स्टेटमेंट क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो प्रॉफिट। ये लिख लेना और ये ऐसे अपने मन से ऐसा डिजिट्स बना लेना, और अगर आया एग्जाम में आया, ऐसा एग्जाम में आता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस डैश, तो वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया पूरा, मार्जिनल कॉस्ट रिवाइज हो गया। आ जाओ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग ने सीखा था बहुत सारे वेरिएंसेस होते हैं।
बेसिकली आपने सिर्फ दो वेरिएंसेस देखा था, मटेरियल वेरिएंसेस एंड लेबर वेरिएंसेस। और भी वेरिएंसेस होते हैं, सेल्स वेरिएंसेस होते हैं, ओवरहेड्स वेरिएंसेस होते हैं, बट अपने को सिर्फ दो ही देखना है, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस में कितने वेरिएंस देखे थे? 3 वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। आंसर पॉजिटिव है मतलब फेवरेबल है, आंसर नेगेटिव हो गया मतलब अगेंस्ट हो जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला क्या है देखो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। हमेशा याद रखो, पहले स्टैंडर्ड आता है फिर एक्चुअल आता है, पहले स्टैंडर्ड फिर एक्चुअल, पहले स्टैंडर्ड फिर एक्चुअल, ठीक है। दोनों ही केस में अगर देखो, अभी मैं पहले बोल देता हूँ ट्रिक क्या, दोनों ही केस में अगर आंसर पॉजिटिव है तो फेवरेबल और आंसर नेगेटिव हो गया तो अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा सर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट क्यों करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? ये मैंने नॉर्मल लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, या फिर आपने जहाँ भी ट्यूशन लिया होगा वहाँ आपको एक्सप्लेन किया गया होगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ फार्मूला देखेंगे, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं यार, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, याद रखने का ट्रिक दो सर। आप बोलोगे सर इसको ट्रिक याद रखने का ट्रिक दो, देखो पहले मटेरियल की बात कर लें, एक बार मटेरियल याद हो गया ना, इसमें कोई दम नहीं है, सेम ही है लेबर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, क्या है फॉर्मूला सर, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। आंसर पॉजिटिव आया मतलब प्लस में आया मतलब फेवरेबल, नेगेटिव आया तो अगेंस्ट में। दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्या लोगे आप, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू कर दोगे एक्चुअल क्वांटिटी से, किससे इनटू करोगे, एक्चुअल क्वांटिटी से। आंसर पॉजिटिव है तो फेवरेबल, नेगेटिव है तो अगेंस्ट, ठीक है। मटेरियल यूसेज, अच्छा इसका एक और नाम क्या है, मटेरियल रेट वेरिएंस, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस का एक और नाम क्या है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, याद रहेगा, जल्दी बोलो फटाफट से याद रहेगा। प्राइस है तो रेट रेट, इसका दूसरा नाम रेट भी है, मटेरियल रेट वेरिएंस, तो पहले रेट रेट, यहाँ पे देखो यूसेज है तो क्वांटिटी क्वांटिटी, समझ में आ रहा है, याद हुआ कि नहीं हुआ, मेरे साथ जल्दी बोलो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछ रहा हूँ, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। थर्ड मटेरियल कॉस्ट हो गया, मटेरियल प्राइस हो गया, मटेरियल यूसेज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, याद रहेगा। चलो अब लेबर में आओ, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, सेम ही है ना, खाली मटेरियल की जगह लेबर आ गया। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, देखो सेम सेम, खाली देखो यहाँ मटेरियल है तो क्वांटिटी की बात होगी, अगर लेबर है तो हार्स का काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, तो सेम है, एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल हार्स आ गया। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस या फिर लेबर टाइम वेरिएंस भी बोलते हैं इसको, तो देखो यहाँ क्वांटिटी क्वांटिटी था, यहाँ हार्स हो गया, बाकी स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड हार्स माइनस एक्चुअल सार इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो याद रखना सारे के सारे 6 फार्मूले। अच्छा बाद में दोनों का रिकन्सिलिएशन भी हम लोग करते थे, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो इसके इक्वल टू ये दोनों आना चाहिए, क्योंकि इसके ये दोनों वेरिएंस, इसके ये दो सब पार्ट होते हैं और इसके ये दो सब पार्ट होते हैं, हाँ या ना। अच्छा इसके और आगे भी होता है, अपने को सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। चलो समझो, क्या याद हुआ आपको, फटाफट से बताओ क्या याद हुआ। मटेरियल वेरिएंस में 3, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर जल्दी दो मुझको, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल, पहले स्टैंडर्ड फिर एक्चुअल, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये सारी जो फार्मूले का जो ये फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ है, ये भी अलग अलग पैटर्न में टीचर्स लिखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो मैंने बोर्ड में लिखा हुआ वही आपको लिखना है या फॉलो करना है। आपके ट्यूशन में कुछ और अगर फार्मूला दिया होगा, देखो इसको 2-3 फार्मूले से कर सकते हो, अलग अलग लोग अपना अपना स्टाइल निकालते हैं इसको पढ़ाने का। आपने किसी और स्टाइल से सीखा है तो आप उसी को पढ़ो, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मेरे टीचर ने कुछ और पढ़ाया, आप सर कुछ और रिवाइज करवा रहे हो, तो आप वही फार्मूला रिवाइज करो, बट रिवाइज कर लेना, एक बार माइंड में आ जाना चाहिए पूरा, ठीक है। चलो एक बार बोलें अपन क्या पढ़ा, अपन ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है, बोलो, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड हो गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जल्दी बोलो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। लास्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। नेक्स्ट लेबर वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स।
मैं कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ? हाँ, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल हार्स, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। समझ में आया? बस, तो हम लोग ने पूरा रिवाइज कर लिया। अपनी कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया। ठीक है, मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट, पाँचों का पाँचों जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था। देखो सीधी सी बात ही, एक घंटे के वीडियो में, 1-1.5 घंटे के वीडियो में पूरा जो भी आपने 6 महीने में सीखा है वो रिवाइज़ नहीं हो सकता, बट मैंने पूरा बेस्ट कोशिश किया है। जो भी आपने पढ़ा होगा, हो सकता है हल्का फुल्का पॉइंट कोई मैंने छोड़ दिया हो, ठीक है, तो उसको आप खुद से देख लेना। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने रिवाइज़ करवाई है उस सब का सब मैंने आपके MCQ पॉइंट से रिवाइज़ करवाया है, सबका सब MCQ पॉइंट से रिवाइज़ करवाया। तो सारी चीज़ें वीडियो देखो, 2-3 बार देखोगे ना तो जाके पूरा अच्छे से मज़ा आएगा आपको। 2-3 बार आपको फटाफट देखना पड़ेगा, तो ही जाके आपको पूरा ये वापस से रिकॉल होगा। ठीक है, समझ? वीडियो भी बहुत लंबा नहीं है, 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, आप 2-3 बार आराम से देख सकते हो। अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, तो आप वीडियो को 2-3 बार देखना, और ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सको प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि ये जो मैं एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ ये मैं आपके लिए ही डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसका फ़ायदा उठा सकें उतना ज़्यादा अच्छा। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग वीडियो देखने के बाद शेयर नहीं करते हो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो देखने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है, चलो बाय बाय।